अस्सलाम वालेकुम। चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं कहानी के अगले रुख की जानिब। कामनी के चौंक जाने का अंदाज इतना फित्री और अचानक था कि ताहिर को कुछ देर के लिए सीरियस होना पड़ा। इसने अभी तक स्वामी की एक झलक दूर ही से देखी थी, लेकिन इसका सरापा एक नजर देखने पर भी ताहिर का दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। कौन है ये? इसने हैरत और परेशान कामनी से दरियाफ्त किया। लानत भेजो इस पर, आओ चलें। कामनी ने अपनी दानत में ये कहकर जान छुड़ा ली थी, लेकिन ताहिर का तजस्सुस कायम था। वो कामनी के ताक़ुब में कार पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था, जहां इन्होंने जीप पार्क की थी, लेकिन इसकी आंखें अभी तक वहीं जमी थी। स्वामी अब होटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था और इसके ताक़ुब में आने वाली भीड़ भी अंदर चली गई थी। दोनों एक मर्तबा फिर जीप में बैठ गए थे। शायद ये मौसम मोहब्बत के लिए साजगार ही नहीं, कामनी ने इसका ध्यान हटाने के लिए कहा, क्योंकि इसने नोट किया था कि ताहिर गुज़िश्ता 3-4 मिनट से चुपचाप बैठा था। हाँ, शायद इसने ठंडी आह भरकर बज़ाहिर कामनी को यह बताना चाहा कि इसे भी अफसोस हो रहा था, और शायद वो भी आज कामनी से बहुत कुछ कहना सुनना चाहता था। कमबख्त ने सारी शाम बर्बाद कर दी। कामनी सड़क के किनारे पर नजरें जमाए हुए कह रही थी, ये स्वामी जी महाराज हैं कौन? और कोई भी हो, आखिर ताहिर की बात नामुकम्मल ही रही। कामनी ने इसकी बात काटते हुए संजीदगी से कहा, देखो, मैं अभी शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब ना दे पाऊं। बस ये समझ लो कि तुम्हारा इसके सामने ना जाना ही दोनों के लिए बेहतर था। देखो ताहिर, मेरा मन कहता है कि तुम किसी खास मिशन पर हो। मैं ये नहीं कहती अपने देश की तरफ से या भगवान की तरफ से। बहरहाल लगता है कि तुम एक दिन इस सब कुछ को छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि तुम इस सेटअप में अनफिट हो। शायद तुम महज अपने इश्तियाली जज्बे की तस्कीन के लिए यहाँ तक आ गए हो। शायद तुम्हें परमात्मा किसी खास मिशन के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये सारा गोरख धंधा जो यहाँ फैलाया गया है, इसका मकसद सिवाय इंसानियत की तबाही के और कुछ नहीं। यहाँ इंसानों को हैवान बनाया जाता है, इन्हें दरिंदे बनाकर अपने ही लोगों के खून से होली खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और तुम अभी तक इंसानियत की सतह से गिरे नहीं। अभी मुझे तुम्हारे अंदर वो दरिंदगी दिखाई नहीं दे रही जो यहाँ आने वालों में नजर आती है। या तो तुम बहुत बड़े अदाकार हो और मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल रचा रहे हो। अगर ये सच है तो फिर तुम्हें एक रोज यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मोहब्बत करने वाले अपने बच्चों को बम धमाकों से नहीं उड़ाया करते, अपने हंसते बसते घरों, खेतों और खलियानों को उजाड़ा नहीं करते। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? इसने अचानक ही जीप सड़क के किनारे घने दरख्तों के एक झुंड में खड़ी करके इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ताहिर सहम कर रह गया। ये बड़ा भरपूर नफसियाती हमला था। इसे संभल कर जवाबी वार करना था। वो जानता था कामनी सच कह रही है। वो बहरहाल औरत थी जिसके दिल में इसने अपने झूठे सच्चे जज्बे से मोहब्बत की जोत जगाकर इसकी असलियत इसी की तरफ वापस लौटा दी थी। वो जानता था कामनी सच कह रही है, लेकिन क्या ये सच इसकी असलियत उगलवाने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कामनी इसे एहसास दिला रही है कि वो वापस चला जाएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी का जहाज किसी गलत सियारे पर लैंड कर गया है। ये इसकी मंजिल नहीं, ये तो सैराब है, सैराब। कामनी इसे इस धोखे की दुनिया से निकाल देना चाहती थी। अगर ये सच था तो कामनी इस लम्हे दुनिया की अजीम तरीन औरत बनकर इसके सामने खड़ी थी। वो अपनी जिंदगी का ऐसा जुआ खेल रही थी जिसमें सवाए हार के और कुछ नहीं, जिसका इंजाम सिवाय एक अजियतनाक मौत के सिवा कुछ नहीं। ताहिर को हॉलीवुड की वो फिल्में याद आ गई जो इसने वियतनाम की जंग पर देखी थी, जहां किसी जुए खाने में भरे हुए पिस्तौल के साथ हारने वाले की कनपट्टी पर यह कहकर फायर किया जाता कि मैगजीन में एक घर खाली है और दूसरा भरा हुआ, और हर दफा पिस्तौल का ट्रिगर दबने पर तमाशाइयों के दिलों की धड़कन किस तरह रुक जाया करती थी। आज हालात ने इसके हाथ में खाली मैगजीन वाला पिस्तौल देकर कामनी को इसके सामने ला खड़ा कर दिया था। अब इसे कामनी अग्रवाल की कनपट्टी पर गोली चलानी थी, और इसका इंजाम क्या होता वो बखूबी जानता था। इसके दिल ने इसे गुमराह नहीं होने दिया था, लेकिन आज ना जाने क्यों ताहिर को लगा जैसे इसका दिल इसका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि वहां से कामनी के मुताल्लिक किए गए सवाल का एक ही जवाब आ रहा था। किसी कमजोर तरीन लम्हे में इसने कामनी की तरफ क्योपड़ महराज का जो तीर चलाया था वो सीधा इसके दिल में तराजू कर गया था, और इसे एहसास हो गया था कि देशभक्ति के नाम पर इसकी जिंदगी तमाशा बन चुकी है। ये नौकरी तो दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों के होटलों में पेशावर कॉल गर्ल से भी ज्यादा बुरी थी। वहां तो हर कॉल गर्ल को इस बात का भी इल्म होता था कि वो जिस्म फरोशी की कीमत अपनी मर्जी से वसूल कर रही है, और यहाँ इसका जिस्म ही नहीं, दिलो दिमाग भी गिरवी रखकर इनके आका अपनी मर्जी से अपनी कीमत पर फरोख्त कर रहे थे।
और बिकने वाली के हाथ सवाए एक बदनाम पछतावे के और कुछ नहीं आता था। अपनी दूसरी बहुत सी दोस्तों की तरह आज कामनी अग्रवाल के ज़मीर ने भी इससे दरियाफ्त किया था कि एक तरफ तो इसका धर्म मुसलमान को मलीज समझता है और दूसरी तरफ भारत माता की अखंडता के नाम पर इनके जीवन का बलिदान किया जा रहा है। इन्हीं मुसलमान नौजवानों को गुमराह करने के लिए इनके जिस्म पेश किए जा रहे हैं। अपनी देशभक्ति के नाम पर हुक्म दिया जा रहा है कि फलां एजेंट का बिस्तर गर्म करके इसे अपने दाम तजवीज में फंसा लो ताकि वो तुम्हारी जुल्फों का असीर बन जाए और तुम्हारे इशारों पर बंदरों की तरह नाचता रहे, अपने हम मजहबों अपने हम वतनों का खून बहाता रहे। ये सब क्या था? आखिर ये बड़े बड़े धर्मात्मा किसे धोखा देने जा रहे थे? गुज़िश्ता 3-4 सालों में कामनी ने कई मुसलमान नौजवानों को अपने नाजो अंदाज से गरदारी के लिए आमादा किया था। अब तो इसे ढंग से इनके नाम भी याद नहीं आ रहे थे और इसे इसका उजवाना क्या मिला? कुछ खसूसी असनाद, कुछ नगद इनामात और एब्रॉड पोस्टिंग का वादा। लानत है, इसे अपने आप से, अपने धंधे से, जिसे पेशे का नाम दिया जाता था, घिन आने लगती थी। कामनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। दरअसल हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी दिया भी नहीं जा सकता। बहुत से सवालों के जवाब वक्त दिया करता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वक्त जल्द आने वाला है जब तुम इन तमाम सवालात का जवाब जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिला सकता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुखलिस रहूंगा और ये कि मैंने मोहब्बत के जिन जज्बात का इजहार किया है, मुमकिन हो वो पहले झूठ ही हो, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और इस सच की मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं जरूर अदा करूंगा। इसने कामनी की आंखों के रास्ते इसके दिल में अपने अल्फाज के जरिए सच्चाई की ऐसी ताकत उतार दी थी जिसने कामनी के डगमगाते कदमों को मजबूत कर दिया। इसके दिलो दिमाग पर जमे शकूक व शुबहात की गहरी धुंध, जिसे सूरज की तेज किरणों के साथ अचानक तहलील हो गई थी, अब सामने का मंजर वाजिया था। कामनी को अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल गए थे। गो कि ये ऑन द रिकॉर्ड जवाबात नहीं थे, लेकिन ताहिर के मुंह से निकले एक एक लफ्ज की सच्चाई इसके अंदर बैठे खौफ और वसवसों के सारे अंधेरों को चाट लिया था। अब वो बड़े साफ और वाजिया ज़हन से किसी भी फैसले को अंजाम दे सकती थी। अब इसे अपने किसी गलत या सही फैसले पर कोई पछतावा न था और वो यही चाहती थी। अब वो गुलामी के इस शौक को जो एक हिंदू घराने में जन्म लेने से इसके गले में धर्म और देशभक्ति के नाम पर डाल दिया गया था, उतार कर फेंक सकती थी, मुकम्मल एतमाद और भरोसे के साथ। एक सरशारी के आलम में फतह के एहसास, सरबुलंदी और फख्र के मिले जुले जज्बात से इसने ताहिर की तरफ देखा और इसके सरापे को दो कालिब और यकजान बना डाला। तमानियत के ये लम्हात इसे अगले जहानों की सैर करवाने लगे थे। इसे अपना वजूद हल्का होकर आसमानों पर तैरता महसूस हो रहा था। मदहोशी की एक रगो पे में सरायत कर जाने वाली कैफियत ने इसे अपनी लपेट में ले रखा था। जब सामने सड़क पर दूर से आने वाली किसी गाड़ी के हारन की आवाज ने, जो यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों का मोड़ मुड़ते हुए सामने आने वाले ड्राइवर बजाया करते थे, कामनी को आलमे होश में वापस लौटा दिया। बादल नाख्वास्ता दोनों एक दूसरे से अलग हुए और जीप फिर सड़क पर रेंगने लगी। काफी देर तक दोनों अपने अपने दिल की धड़कनें सुनते रहे। शायद दोनों ही एक दूसरे से बात करने की ख्वाहिश रखने के बावजूद आंख मिलाकर बात नहीं करना चाहते थे, जैसे दोनों एक दूसरे के चोर थे और दोनों एक दूसरे की चोरी पकड़ ली थी। 10-15 मिनट खामोशी की भीड़ चढ़ गए। सड़क के दो रोया खड़े तनावर दरख्तों की पत्तों की सरसराहट, जिसमें जीप के इंजन की आवाज भी शामिल थी, दरवाजों से टकराकर बड़ी जोरदार आवाज पैदा कर रही थी और दोनों ख्वाब के मुसाफिरों की तरह जीप को जहाज की तरह उड़ाता हुआ महसूस कर रहे थे। बंटवारी आने वाला है। रेस्ट हाउस वाली सड़क पर वो अपनी मंजिल की तरफ घूम गए। सड़क के दो रोया बिजली के खंभों पर लटके बल्बों की जर्द रोशनी स्याह तारकोल में लिपटी सड़क पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही थी। स्वामी अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो इससे बचकर रहना। एजेंसी में इसे कोई बहुत खसूसी हैसियत हासिल है। अचानक ही कामनी के सामने सड़क पर नजर जमाते हुए इसकी तरफ देखे बगैर कहा और इसे चौंका दिया, थैंक यू। बेसाख्ता ताहिर के मुंह से निकल गया, इसकी जरूरत नहीं थी। कामनी ने फीकी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। दोनों अब मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। कामनी जीप को बैरक तक ले आई थी। प्लीज बी नॉर्मल, इसने ताहिर को उतरने का इशारा करते हुए एक मर्तबा फिर अंदर के डर से रोशनास करवाया। प्लीज बी ब्रेव, ताहिर इसके कंधे को थपथपाते हुए कहा और नीचे उतर गया। इसने मुड़कर कामनी की तरफ नहीं देखा था, जो इसके बैरक को जाने वाले रास्ते की सीढ़ियां चढ़ने तक इसकी मुंतजिर रही। फिर ताहिर को जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और कामनी आगे बढ़ गई। दोनों इस बात से कतई बेखबर थे कि इनके गेट से अंदर दाखिल होने से
यहाँ तक कि एक एक लम्हे का कैप्टन पोसवाल ने अपनी नफरत भरी आंखों से मुकम्मल निजारा किया था। मेन गेट पर मौजूद इसके मुखबर ने इंटरकॉम के जरिए पोसवाल को, जो इस वक्त टीवी पर एक फिल्म से लुत्फ अंदोज हो रहा था, दोनों की आमद की खबर दी थी। और पोसवाल टीवी का स्विच ऑफ करते फुर्ती से अपनी नाइट विजन दूरबीन आंखों से लगाकर अपने कमरे की खिड़की में से इन्हें अंदर दाखिल होते देख रहा था। इसका कमरा रिहायशी ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां से सारा मंजर बड़ा वासिया दिखाई दे रहा था। गुस्से और नफरत से इसके बदन पर चूंटियां रेंग रही थी। इसका जी चाहता था कि अब भी जाए और दोनों को अजियतनाक मौत से दो चार करके अपनी फतह का जश्न मनाए। वो ऐसा करने का इख्तियार भी रखता था, लेकिन कर्नल भाटिया ने स्पेशल केस की फाइल इस तक पहुंचाकर इसके हाथ बांध दिए थे। इससे पहले दुनिया की कोई ताकत कामनी को इसके बिस्तर तक पहुंचने से नहीं रोक सकती थी। वो इतना बाइख्तियार था कि जब चाहता यहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर लड़कियों में से एक को भी उठाकर अपने कमरे में ले आता। यहाँ की किसी लड़की की जुर्रत नहीं थी कि इसकी मर्जी के खिलाफ मामूली सा एहतजाज भी बुलंद कर सके। अगर वो कामनी के खिलाफ अब ऑन द रिकॉर्ड कोई हरामकारी करता तो इस मसले का सीरियस नोटिस लिया जा सकता था, क्योंकि ब्रिगेडियर मल्होत्रा की गैर मौजूदगी में कर्नल भाटिया मुकम्मल इख्तियारात का मालिक था और मल्होत्रा का नजदीकी साथी होने की वजह से बात कोई गलत रुख भी इख्तियार कर सकती थी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ही की वजह से वो यहाँ का राजा बना हुआ था। इसकी तमाम तर बदमाशियों की मुकम्मल पुष्टपनाही मल्होत्रा ही की तरफ से होती थी। अब इसे जो कुछ भी करना था ऑफ द रिकॉर्ड करना था। किसी माकूल वजह के बगैर इंतकाम की आग में सुलगते हुए पोसवाल ने कामनी को बड़ी भयानक सजा देने का फैसला कर लिया था, जिस पर वो अगले 8-10 रोज के बाद इनकी फाइनल एक्सरसाइज के वक्त अमल कर सकता था। रात के अंधेरे में बटवारी कैंप के कुछ फासले पर घने जंगल में इसने इस फाइनल एक्सरसाइज के मौके पर कामनी की आबरू रेजी के बाद इसे हादसाती मौत से दो चार करने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया था। जंगल और रात के अंधेरे में इसे शिकार खेलने का कितना मजा आएगा, कामनी किस तरह तड़पेगी और वो कितनी दरिंदगी से इसकी बोटियां नोचने के बाद इसके जिस्म को सैकड़ों फुट गहराई में फेंक देगा, जहां तेज रफ्तार बर्फानी नाले में से किसी एक नाले में इसकी लाश पत्थरों से टकराने के बाद जो यहाँ से कुछ दूर बरामद होगी तो इसे इत्तफाकी हादसा लिखकर केस खत्म कर दिया जाएगा। अपनी हैवानियत के इस तसव्वुर से ही इसकी रगो पे में नशा उतरने लगा। इस नशे की कैफियत को दो आशा करने के लिए इसने रम की बोतल निकाली और इंटरकॉम पर लगे अगले ही रोज बटवारी सेंटर ज्वाइन करने वाली लड़की को अपने कमरे में पहुंचने का हुक्म दिया। आज बड़ी देर लगा दी। इसके कमरे में दाखिल होते ही सलीम ने मुश्ताक की तरफ देखकर आंख दबाते हुए मखसूस इशारे से कहा, आज मैडम अपुन को लंबे ट्रिप पर ले गई थी। ताहिर ने तमाश बीनियों के से लहजे में इस तरह कहा कि मुश्ताक वही समझे जो वो चाहते थे। यार तुम्हारे साथ साली बहुत सेट जा रही है। सलीम ने जानबूझकर फिकरा कहा, ये तो अपनी अपनी किस्मत है प्यारे, जरा इधर जा लेने दो, एक धमाका करके ही साली को अपने काबू में कर लूंगा, बस तुम देखते रहना। ताहिर ने कहका लगाया। सलीम के साथ मुश्ताक ने भी बादल नख्वास्ता ही इनका साथ दिया। मुश्ताक अब हीलों बहानों से ऐसे सवालात कर रहा था जिसमें इन दोनों से मुतल्लिक शक का कोई पहलू निकले और वो इससे पोसवाल को बाखबर कर दे। पुराना एजेंट होने के नाते वो इस बात से बखूबी आगाह था कि बुसा औकात किसी एजेंट में खसूसी महारत देखने के बाद एजेंसी इसके साथ किसी लड़की को मुस्तकिल चिपकाए रखती है ताकि वक्त आने पर वो इस गधे को इस लड़की के जरिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसे ये तो समझ आ रही थी कामनी और ताहिर के दरमियान जो भी मामलात चल रहे हैं इनका इल्म एजेंसी को है, लेकिन इसे कैप्टन पोसवाल को मुतमईन करने के लिए इससे अलग कोई बात तलाश करनी तो थी। वो अपने इनाम की रकम में इजाफा करवा सकता था। रात का खाना उन्होंने हस्बे मामूल हाल कमरे में खाया, जिसके बाद इन्हें गुज़िश्ता 3-4 रोज से शुरू होने वाली रात की तरबियत के लिए बुलाया गया। ये खसूसी तरबियत थी जो इन्हें आसाम के कर्नल ने देनी थी। खाने के बाद 15 लोगों के एक ग्रुप को वो लोग एक फौजी ट्रक पर बैठाकर यहाँ से देहरादून की तरफ ले गए। ये इलाका जहाँ वो आए थे ताहिर के लिए भी अजनबी था। हालांकि इसने कामनी के साथ यहाँ खासी मटर गश्त की थी और नजदीक दूर की सड़कों और रास्तों को भी इसे इल्म था। शायद भारतीय आर्मी का कोई ट्रेनिंग फील्ड था जहाँ इन्हें ट्रक से उतारकर कर्नल साहब के सामने पेश किया गया, जिन्होंने बारी बारी तमाम लड़कों से इन्हें सबूतात के मुतालिक दी गई तरबियत के मुतालिक सवालात पूछे। करीबन 1 घंटे के बाद इन्हें
एक बड़े मैदान में ले जाया गया जहां इन लोगों ने एक रेलवे प्लेटफॉर्म की शक्ल दे रखी थी, जहां बिल्कुल इसी अंदाज के रेलवे के डिब्बे और इंजन मौजूद थे जैसे पाकिस्तान में हैं, जबकि दूसरे कोने में पाकिस्तानी बसें खड़ी थी। यहाँ कर्नल ने इनसे बारी बारी ट्रेन के डिब्बों, बसों और लारियों में खुफिया तरीके और बरक रफ्तारी से बम नस्ब करवाने का अमली मुजाहिरा करवाया। वो सवार 3 लड़कों के और किसी की टाइमिंग से मुतमईन नहीं था और इनके साथ कैंप में आने वाले कैप्टन पोसवाल से इसने बड़े तंजिया अंदाज में 2-3 बातें करके अपनी बेइत्मीनानी का इजहार भी किया और अगले 4 रोज तक मुसलसल यहाँ आकर इनकी टाइमिंग को बेहतर बनाने की तलकीन की थी। स्पेशल सर्विस ब्यूरो अपने तरबियत याफ्ता तकरीबकारों को तकरीबकारी और दहशतगर्दी में ओजे कमाल तक पहुंचाने में अपना सानी नहीं रखती थी। यूं तो भारत में बहुत से दहशतगर्दों के तरबीती कैंप मौजूद थे, लेकिन इस कैंप से तरबियत पाने वाले एजेंट अपने बेहतरीन नताइज की वजह से अपने फन में यकता समझे जाते थे। जिन 3 लड़कों की कारकर्दगी पर कर्नल ने इत्मीनान का इजहार किया था, इनमें अब एक ताहिर भी था, जिसका मतलब यही था कि अब कैप्टन पोसवाल को मजीद मोहतात होना पड़ा, क्योंकि अब ताहिर का शुमार इस कोर्स के बेहतरीन तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों में होने लगा था और इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में किसी इंस्ट्रक्टर की जाती ताज्जुब की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वापसी पर कैप्टन पोसवाल का मूड बहुत खराब था। वो तमाम रास्ते अपने शागिर्दों को गालियां देता आया था। अलबत्ता ताहिर और बांग्लादेश के दोनों लड़कों को इसने बतौर खास तारीफ करते हुए इनके लिए मखसूस रकम के इनाम का ऐलान कर दिया था। इसने भी एक लम्हे के लिए तासुर नहीं दिया था कि वो इसकी असलियत को जानता है। ताहिर को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना था। अगले हफ्ते में किसी भी वक्त यहाँ बारिशों का सीजन शुरू होने वाला था और वही इनके लिए काम करने का बेहतरीन वक्त था। यहाँ के कड़े इंतजामात के सबब तो अभी तक इन्हें कोई सेफ सिग्नल, मतलब जासूस अपने टारगेट तक महफूज पहुंचने के बाद अपने हेडक्वार्टर को जो सिग्नल देते हैं भी नहीं भेज सके थे। लेकिन इन्हें इल्म था कि इनकी वबस्तगान को इनकी खैरियत की इत्तला हो चुकी होगी, क्योंकि वो अकेले यहाँ नहीं थे। बहुत कुछ मुमकिन है, ऐन मुमकिन था या कोई और भी इनकी तरह ऐसे ही किसी मिशन पर भेजा गया हो। वो ये भी जानता था कि अपने ऑफिसरान और इनके दरमियान जो एक रूहानी वास्ता हर वक्त मौजूद रहता है, इसने इन्हें जरूर ताहिर और सलीम की खैरियत से आगाह कर रखा होगा। जासूसी और तबाहकारी के इस खेल में सब कुछ तयशुदा असूलों के मुताबिक नहीं खेला जाता। बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है जब हालात और वाकयात खुद ही नए रूल्स और ज़ाब्ते बनाने चले जाते हैं।